बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीएम शिवम आईएएस में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे राम मनोहर लोहिया अवध सीरीज भूगोल प्रथम वर्ष, भूगोल फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इंग्लिश में इसका सिलेबस है, आप ये देखें। ठीक है। और ये है प्रथम सेमेस्टर और फर्स्ट पेपर। अब ये इसका सिलेबस देखेंगे आप। 4 यूनिट हैं और ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 33 क्वेश्चन है। और लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल 24 क्वेश्चन है और दीर्घ उत्तरीय में टोटल 13 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुनर्जागरण काल अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं जरा देखें। यूरोप में मध्य पूर्व युग का उत्तरार्ध काल 12वीं से 15वीं शताब्दी या सदी। ठीक है, इसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। जो अंडरलाइन है मैं वही पढ़ूंगा, बाकी जिसको भी पूरा पढ़ना हो वो पढ़ सकता है। ठीक है। और क्योंकि यही जो अंडरलाइन है यही पढ़ के आप पेपर के टाइम पर रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आपके पास समय है तो पूरा आप पढ़ सकते हैं आराम से। आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है। इसके बाद है सांस्कृतिक भूदृश्य। क्या है? मानव द्वारा प्रकृति का समान जितना भी वस्तुएं हैं, जानवर हैं, ठीक है, इन प्रकृति का दोहन कह सकते हैं। प्रकृति के समानों का, वस्तुओं का उपयोग कर जो सांस्कृतिक, जैसे घर बनाना, ठीक है, अपने लिए बहुत सारे वाद्य यंत्र बनाना, रेल बनाना, पटरी बनाना, पहाड़ों में घर बनाना, ये सब मानव द्वारा यानी सांस्कृतिक भूदृश्य। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य, सीधा सा अर्थ में बोले तो। अब प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर है 3, संभववाद किसे कहते हैं। देखो, संभववाद के संस्थापक विडाल डी ला ब्लास थे। संभववाद के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य के सामने कई संभावनाएं रखती है, जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार चयन करता है और उसका उपयोग करता है। मनुष्य का कार्य ही आरंभ बिंदु है। ये अंडरलाइन ही पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक, जो अंडरलाइन। तो संभववाद को विकसित करने में जीन ब्रून्स और डिमांजिया ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। अब देखिए, क्रमबद्ध भूगोल किसे कहते हैं। भू आकृति की, जलवायु, मिट्टियों, वनस्पति, जंतु जगत, खनिज पदार्थ और जनसंख्या पे मतलब क्रम से, पहले जैसे जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, फिर उसने कैसे कैसे खाना खाना सीखा, कैसे घर बनाना सीखा, क्रमबद्ध एक सीक्वेंस है, एक क्रम। तो वो इसी प्रकार, जिससे पहले भू आकृति की, पहले पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, फिर पृथ्वी पर की जलवायु का अध्ययन करेंगे, फिर उस पे मिट्टियों का वनस्पति, फिर उस पे वनस्पति का अध्ययन, ठीक है, जंतु जगत, फिर उस पे कैसे आए, फिर खनिज पदार्थों, फिर उनसे उपयोग, उसके बाद जनसंख्या का भरण पोषण। तो ये सब क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत आते हैं। नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर ने इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद बताया है। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, ना तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और ना ही मनुष्य का ही प्रकृति का विजेता है। दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे, यही नव निश्चयवाद। ठीक है। द्वैतवाद, किसी विज्ञान या विषय विशेष को दो प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी प्रधान शाखाओं अथवा उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर विषय को दो भागों या अर्धकों में बांटना है। ठीक है, द्वैतवाद। किसी वस्तु को, किसी किसी चीज पे दो दो राय व्यक्त करो, ठीक है, तो वो द्वैतवाद है। मस्तिष्क का अर्धद्वंद ही, इसे मस्तिष्क का अर्ध अंतर्द्वंद कहा जाना चाहिए। ठीक है। प्रभाव है कि आज भी नकारात्मक ही माना गया है। भूगोल का दो भागों में विभाजन मिथ्या है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको आप लिख देंगे कि एग्जाम में तो पूरा नंबर मिलता है। बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं, आपके पास पूरा पेज अवेलेबल है, ठीक है, उपलब्ध है। इसके बाद है क्षेत्रीय भिन्नता। हैटनर ने क्षेत्रीय विभिन्नता को स्पष्ट करते हुए लिखा था, भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का विज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसके बाद दूसरी परिभाषा क्या, भूगोल वह विज्ञान है जो क्षेत्रीय विभिन्नता तथा उसके संबंधों के संदर्भ में पृथ्वी तल का वर्णन करता है। इब्न खाल्दून। इब्न खाल्दून कौन है भैया?
मानव भूगोल की नींव भौतिक भूगोल है, इन्होंने ये कहा था। प्रमुख रचना अल इबार थी। प्रदेशों, सागरों, नदियों आदि का विशद वर्णन किया गया है। इनकी दूसरी प्रमुख पुस्तक मुकदमी है। ये पुस्तकों का नाम आता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अल ख्वारिज्मी के बारे में क्या है? अल ख्वारिज्मी ने अपनी पुस्तक पृथ्वी की आकृति, ये पृथ्वी की आकृति इनकी पुस्तक है, पर्वतों व सागरों के अक्षांश व देशांतर रेखाओं का वर्णन किया था इन्होंने, ठीक है। इनके द्वारा सिंध हिंद नामक पुस्तक की रचना की गई। भूगोलवेत्ता अल बरूनी का संक्षिप्त। ये मोहम्मद गजनवी के साथ रहते थे, अल बरूनी, तथा भारत आए। ये उज्जैन एवं कम्बोज गए थे। इन्होंने पाणिनि के ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया, ठीक है। टोटल इन्होंने भूगोल, खनिज, गणित, नक्षत्र एवं इतिहास विषयों पर कुल 113 पुस्तकों का लेखन किया है, ठीक है। खनिजों का उन्हें अधिक ज्ञान था। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को स्थित माना, ये जो कि गलत है भाई साहब। भारत की राजनीति, समाज एवं अर्थव्यवस्था पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भारतीय पद्धति का सहारा लेकर दिन, वर्ष, माह एवं अवधि का निर्धारण किया। इसके बाद है जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट एवं रिटर सर रेटचल की एक एक पुस्तक। कॉस्मोस हम्बोल्ट ने लिखा था। अर्ड कुंडे रिटर, कार्ल रिटर। एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेटचल, ठीक है। काफी रगड़ रगड़ के बोलना पड़ रहा है। रेटचल, कार्ल रिटल, रिटर, हम्बोल्ट। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद अल मसूदी की एक पुस्तक का नाम लिखिए। मीडोज ऑफ गोल्ड। इब्न खाल्दून की एक पुस्तक का नाम लिखिए, मुकद्दिमा। 19वीं शताब्दी के तीन प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं, देखो, जर्मन भूगोलवेत्ता 19वीं शताब्दी, हम्बोल्ट, कार्ल रिटल, रेचल, अभी जो पीछे पड़े थे। रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के रिटर आते हैं, रगड़ रगड़ के रेटजल जाते हैं। हम्बोल्ट, इस पे बोल्ट पावर दिखा दो, याद हो जाएगा। फिर ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के नाम। मैकेंडर, ये ब्रिटिश है, ठीक है। जर्मन अलग हो गए, रगड़ जर्मन रगड़ रगड़ के आते थे, रगड़ रगड़ के से याद हो जाएगा। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं, मैकेंडर, हर्बर्टसन, रॉक्सबी, फ्यूलर, बूलिंग, स्टाम्प, स्टाम्प एलडी नहीं, स्टाम्प एलडी बोलने की जरूरत नहीं, स्टाम्प बोल दो। चॉर्ले और हैगेट, ठीक है, इनका नाम है अलग है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता बिडाल डी लाप्लास, ये याद होना चाहिए, ये आते हैं पेपर में। 20वीं शताब्दी के। जीन ब्रोन्स डिमांजिया। लैंड लैंड सॉफ्ट क्या है? लैंड सॉफ्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सादृश्य प्रदेश। दृश्य के साथ साथ प्रदेश और उस प्रदेश की विशेषताएं सम्मिलित रहती है, ठीक है। कोलंबस की खोज। जिनेवा निवासी कोलंबस ने नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज की। यात्रा का प्रारंभ 1473 में किया था। डोमिनिका, हैती का पूर्वी भाग, और है ला द्वीप, जमैका, क्यूबा द्वीप, केप बर्डी द्वीप, ट्रिनिडाड और पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की गई थी, ठीक है। इन्होंने इतने खोज किए थे। क्षेत्र वर्णनी वर्णनी विज्ञान क्या है? क्षेत्र वर्णन किसी विशेष क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई जिला होगा वो क्षेत्र विशेष हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रतिपादित करने का श्रेय जर्मनी के दो भूगोल बताओ, रिचथोफेन और हैटनर को है। और रिच और इसके बाद क्या है? भूगोल में पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रीय विज्ञान है, इसको पढ़ लेना यार। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, प्रादेशिक भूगोल। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, ठीक है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये सब प्रदेश। अब एक प्रदेश का अध्ययन करोगे प्रादेशिक भूगोल हो जाएगा। इसमें समस्त पृथ्वी का अध्ययन एक साथ करने के बजाय पृथ्वी तल को मिलती जुलती समान भौगोलिक दशाओं वाली समांगी विशेष प्रदेशों में बांट दिया जाता है, जिनसे प्रत्येक क्षेत्र के अंदर भौगोलिक दशाएं प्राय मिलती जुलती सी होती हैं तथा प्रत्येक प्रदेश में किसी प्रकार की आंतरिक संबद्धता, जैसे यूपी बिहार को जोड़ा जाता है, कहा जाता है कि जलवायु ज्यादातर सेम ही है इनका, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ समानता रहती है, इसी वजह से इसे जोड़ दिया जाता है। अब आते हैं भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान का उल्लेख कीजिए। प्राचीन, देखो, अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान। प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा, खगोलकी में विशेष प्रगति, गणितीय भूगोल का विकास, अक्षांश और देशांतरों की शुद्ध गणना, अगर अरब भूगोलवेत्ताओं ने किया तो ये याद रहना चाहिए। अक्षांश और देशांतर, भौगोलिक वर्णन ग्रंथों का सृजन, भौगोलिक कोशों का संकलन, शिक्षा केंद्रों पर भौगोलिक ज्ञान का विकास, आलंकारिक भौगोलिक वर्णन, अरब मानचित्र कला का विकास। इसके बाद है भूगोल में अंतरक्रिया की अवधारणा क्या है? भूगोल में अंतरक्रिया की अवधारणा,
प्राकृतिक तत्वों की गतिशीलता वायु और जल द्वारा होती है। वस्तुओं की गतिशीलता प्राय परिवहन साधनों द्वारा होती है। विचारों की गतिशीलता संचार साधनों द्वारा या मनुष्यों के पारस्परिक सभाओं, संभाषणों, गोष्ठियों आदि के द्वारा, विज्ञप्ति समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों द्वारा होती है। मनुष्यों की गतिशीलता यातायात साधनों द्वारा होती है। स्थानों के बीच वस्तुओं, विचारों तथा मनुष्यों की गतिशीलता को स्थानिक अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है। जिस जैसे अंतरक्रिया, आप जैसे किसी के साथ बात करो तो अंतर क्रिया है। ठीक है। संभाषण के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, आजकल तो फोन कॉल के में क्या क्या होता है पता ही है भाई साहब। तो बस वही स्थानिक अंतर क्रिया है। अंधकार युग से क्या तात्पर्य है? ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय ईसाई धर्मावलंबी देशों में अंधेरा युग कहलाता है। ठीक है। कौन सी शताब्दी से? तीसरी से, ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय ईसाई धर्मावलंबी देशों में अंधेरा युग कहा जाता है। मध्य में धार्मिक तीर्थ स्थल यरूशलेम को रखा गया था। और इसमें क्या बताया गया था? पृथ्वी, इसके ऊपर पृथ्वी की आकृति को गोल के बजाय तस्वीर में माना गया था। वाह। फिर अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं। पृथ्वी के मानचित्र में भी स्वर्ग बनाया गया था। दूर के देशों में दैत्यों और दानवों के निवास की कल्पना की गई थी। वाह भैया। मैं इसमें मुस्कुरा भी रहा है कोई, देखो ये देखो। इसके बाद शुद्ध भूगोल से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी तल का वर्णन राजनीतिक क्षेत्रों के बजाय प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर करना शुद्ध भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के ग्लोब पर बहुत सी श्रेणियां हैं जिनको पर्वत श्रेणियां एक दूसरे से पृथक करती हैं। ठीक है, शुद्ध भूगोल। शुद्ध भूगोल का मतलब क्या है? पृथ्वी का तल का वर्णन राजनीतिक क्षेत्रों के बजाय प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर करना शुद्ध भूगोल कहलाता है। ठीक है। बाकी पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में सीरीज है मोबाइल में। ठीक है। तो आप इसको पढ़ें। अब आते हैं शुद्ध भूगोल की विचारधारा का पालन बुआचे, गट्टेर, होमेर और यूनेन ने की। जरूरी नहीं। हृदय स्थल का सिद्धांत मैकेंडर ने। प्राचीन दुनिया के तीनों द्वीपों, महाद्वीपों, यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिलाकर एक विश्व द्वीप बनता है। ठीक है। इनका एक सिद्धांत है जो बाद में अभी लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में आएगा। उनको उसको पढ़ लेना, वही याद रखना, वही लिखना है। इसमें फालतू लिखा गया है। विश्व द्वीप के मध्यवर्ती आंतरिक हृदय स्थल को हृदय स्थल बताया गया। यह भाग सबसे कठिनाई से पहुंचने वाला भाग माना गया। ठीक है। प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान के स्रोत क्या है? रामायण काल, महाभारत काल, ऋग वैदिक काल, बौद्ध काल, उत्तर वैदिक काल। मैकिंटर की पुरानी दुनिया के नाम लिखिए। यूरोप, एशिया, अफ्रीका। यूनानी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। हिर्डेटियस, अरस्तु, हेरोडोटस, इराटोस्थेनीज, होमर। इसके बाद फिर देखो, मैकिंडर वाला याद रहना चाहिए। 3 यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ठीक है। याद रहेगा, सही रहेगा। मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल। रगड़ रगड़ जर्मन वाले। ठीक है। रेटजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी थी। भूगोल की परिभाषा लिखी हार्टसोन के अनुसार। भूगोल भूतल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विविधताओं का यथार्थ क्रमबद्ध युक्ति संगत वर्णन तथा व्याख्या करता है। भूवैज्ञानिक संगठन। देखो, प्रदेश विशेष की परिसीमा में मानव क्रियाकलाप तचनित मूल तत्वों की अंतर संबंधित अवस्थिति है। ठीक है। भूगोल एक अंतर वैज्ञानिक विज्ञान है, जिसमें एक विज्ञान दूसरे विज्ञान से कनेक्ट है। जैसे भूगोल के अंतर्गत विभिन्न विज्ञानों के विषय या प्रकरणों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे राजनीति विज्ञान के प्रकरण में राजनीतिक भूगोल। चलो, खत्म हुआ ये। वैदिक काल में भौगोलिक ज्ञात के स्रोत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्योपनिषद, प्राचीन पुराण। वैदिक काल में भारत के निवासियों ने बहुत भौगोलिक ज्ञान के विविध पक्षों को विकसित किया था, जैसे भवन, ग्राम, कृषि, वन, पशुपालन। देखो, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है, क्रमबद्ध भूगोल में। ठीक है, शुरुआत से। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। किसी प्रदेश में सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्रमबद्ध विधि क्षेत्र का संकलित रूप प्रस्तुत करती है। प्रादेशिक विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। क्रमबद्ध भूगोल या विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, और प्रादेशिक भूगोल या विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है। क्रमबद्ध भूगोल में यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करता है।
और प्रादेशिक भूगोल यह अध्ययन किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच संबंध प्रस्तुत करता है। क्रमबद्ध भूगोल इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार तथा उप प्रकार निश्चित किए जाते हैं। प्रादेशिक भूगोल में इस संबंध में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, इसे प्रादेशिकरण कहते हैं। देखो भूगोल ब्रिटिश भूगोल की प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। इसमें इसको आप खुद से पढ़ेंगे और इसमें कुछ मात्रात्मक विश्लेषणों का भरपूर समावेश हुआ है। और इस यह भूगोल में मात्रात्मक क्रांति ही मात्रात्मक याद रहना चाहिए, ठीक। ब्रिटिश भूगोल की प्रवृत्ति, इन्होंने ज्यादातर मात्रा, जैसे भारत में आए तो लूटे तो मात्रा पर डिपेंड किए, वैसे भूगोल का अध्ययन किया तो मात्रा पे। तो इसको पढ़ लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेन शब्द तो बोल ही दे रहा हूँ मैं। इसमें रिचर्ड चोरले, पीटर हैगेट हैं और संख्यात्मक तकनीकों का भरपूर प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसमें परिणामीकरण, बहुचर विश्लेषण, प्रतिरूपों प्रतिमानों का संख्यांकिकी विश्लेषण, मतलब मात्रा है तो संख्या बोली जाएगी। जैसे अब मात्रा बोले कितने हैं तो कहोगे 100, तो संख्यात्मक है। तो ब्रिटिश वाली प्रणाली जो है संख्यात्मक थी, मात्रात्मक थी। परिकल्पनाओं के सूत्र का निर्धारण किया गया, ठीक है। अब चलो, अरबों ने भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया। अरबों ने, देखो, अरबों ने व्यापक साम्राज्य शक्ति एवं प्रभाव विस्तार ने इन्हें भूगोल सहित अन्य विधाओं के विकास के लिए भी प्रेरित किया। काहिरा, बगदाद, दशमिक, सिराज, इस्फान, समरकंद, ताशकंद, कीव तथा बुखारा आदि इनके विद्या केंद्रों के रूप में विकसित हुए, ठीक है। इन यहाँ के विद्वानों ने भूगोल के ज्ञान को काफी समृद्ध किया। इनके द्वारा विकसित इस विद्या को 3 काल खंडों में विभाजित किया जाता है। एक अनुवाद का काल, ठीक है, दूसरा विकास का सुनहरा काल और तीसरा पतन का काल। ये सन जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी 700 से स्टार्ट हुआ था ईसा के पश्चात। अनुवाद का काल है। इस काल में प्राचीन भारतीय, यूनानी, रोमन ज्ञान के शास्त्रों का अरबी तथा फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया। शासकों की अभिरुचि तथा प्रोत्साहन एवं विद्वान की प्रतिबद्धता इसके लिए जिम्मेदार थी। विकास का सुनहरा काल, अब देखो, वहां से नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ अल मसूदी से। अल मसूदी, अल ख्वारिज्मी, अल सूफी बगदाद के प्रमुख विद्वान तथा थे। काहिरा गणितीय भूगोल के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। अल अजीज, अल हकीम, अल बरूनी, इब्न यूनुस, इब्न सिन, खुर्दाबे खुर्दादबे तथा काहिरा के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। इब्न सीना को तो अरब भूगोल का जनक भी इब्न सीना को अरब भूगोल का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जन्म बुखारा के पास हुआ था। इसको बुखार हुआ था क्या है? नहीं, ठीक है, बस इतना ही याद रहना। ये हेडिंग याद रहनी चाहिए, ठीक है। पतन का काल क्या है। पतन पतन के काल में क्या हुआ, कालखंड में भूगोल के अरब समुदाय के ज्ञान नकारात्मक हो गए। इस काल में ब्रिटिश प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो गए। केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण के अभाव में ये आपस में टकराने लगे। फलस्वरूप शोध के संरक्षण के अभाव में ज्ञान का विकास अवरुद्ध हो गया। याकूब अल हवाबी इस समय का प्रमुख भूगोल शास्त्री शास्त्री था। बस इतना ही इम्पोर्टेंट, ज्यादा नहीं। नवनियतवाद के वर्तमान भूगोल में प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। क्या है इसमें। वातावरण अंतर संबंध का विश्लेषण ग्रिफिथ टेलर ने 1938 ईस्वी में नवनियतिवाद के माध्यम से किया। इसे रूपो और जाओ या वैज्ञानिक नियतिवाद भी किया कहा गया, ठीक है। इसमें क्या था। जियोग्राफी इन 12th सेंचुरी में जॉर्ज टैथम कहते हैं कि इस संकल्पना के अनुसार प्रकृति ने सिर्फ सामान्य प्रोग्राम निर्धारित किया है, बाकी पूरा करना मनुष्य का काम है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस इतना ही लाइन याद रहना चाहिए। पर्यावरण प्रश्न नंबर 5 है। बाकी आप पढ़ लेंगे, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छा का विरोध नहीं किया जाएगा, ठीक है। और पर्यावरणीय नियतिवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नियतिवाद पर डेविस डेविस ठीक है, इसमें डेविस ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखे हैं जरा देखते हैं। इसको आप पढ़ लेंगे। पर्यावरणीय नियतिवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, क्योंकि इसको मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको आप पढ़ लेना। बहुत ज्यादा उल जलूल है इसमें। कि कुमारी सैंपल
इसमें का विशेष योगदान है इसमें। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, भौतिक एवं मानव भूगोल के क्षेत्र में अरबों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अभी बताया गया था ना अरबों वाला, तो वो इम्पोर्टेंट, वो याद रखना, बस वही चीज है। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में क्या होता है कि मतलब पृथ्वी की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चट्टान, पहाड़। और मानव भूगोल में इन चट्टानों का उपयोग करके जो अपना संसाधन, अपना उपयोग का सामान बनाया जाता है, जैसे बेड हुआ, सोफा हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीजें, अंगूठी हुए, बहुत सारी चीजें, गहने वहने, इन सब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव अपने उपयोग की सामान बनाते हैं, तो वही मानव भूगोल हो जाता है। ठीक है, और अरब वालों ने क्या किया था ये आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें हेडिंग है नहीं और पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, वही सब है जो बोल रहा था मैं, पढ़ लेंगे आप। ठीक है, आपके सामने पेज है, अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद है, देखो भौतिक भूगोल था, इसमें अल मसूदी का भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद मानव भूगोल है। इसके बाद अल बरूनी का सविस्तार वर्णन कीजिए। अल बरूनी के बारे में पढ़ दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट आता है। अल बरूनी 937 से 1040 ईस्वी गणित, खगोल की एवं भूगोल के क्षेत्र में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने भारत में आकर भारत से ज्ञान अर्जित किया, संस्कृत ग्रंथों को अरेबिक भाषा में अनुवाद किया। इन्होंने प्राचीन एवं आधुनिक ज्ञान से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। 11वीं शताब्दी तक अरब के लोग अफ्रीका के पूर्वी तट तक सूचनाएं प्राप्त कर चुके थे। अल बरूनी के अनुसार अरबों को 20 अंश दक्षिण अक्षांश सौखाल तक ज्ञान था। इन्होंने यह भी बताया था कि पृथ्वी का उत्तरी भाग आबादी युक्त है, जबकि दक्षिणी भाग इसी से भी अज्ञात है। इन्होंने नील नदी की उत्पत्ति कोमर पर्वत से मानी है तथा इस पर्वतीय क्षेत्र को निग्रो जाति का निवास माना है। धुरी पर पृथ्वी की गति, प्राकृतिक फव्वारों की उत्पत्ति, उनकी कार्यशीलता पर प्रकाश डाला। इन्होंने सिंधु घाटी की उत्पत्ति के विषय में भी मत व्यक्त किया। सिंधु नदी के उद्गम को सही बताया है। अलबरूनी ने अपने प्रादेशिक वर्णन में मानव के साथ साथ उनके वातावरण की स्पष्ट व्याख्या की। किताबे हिंद, इनके तीन प्रमुख ग्रंथ, किताबे हिंद, जवाहरात और स्थानों की सीमाएं तथा दूरियों की अशुद्धियां। इसके बाद है भू राजनीति क्या है। देखो भू राजनीति नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे क्या है ये। भू राजनीति यहाँ पर है, मीन कैंप जो एक है ना, मीन कैंप और हासोफर के नीचे देखो। भू राजनीति वह विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक जीवन को उसके पृथ्वी से संबंधों एवं ऐतिहासिक गतियों की दशाओं के संदर्भ में साझा समझा जाता है। ठीक है, इसके बाद अल मसूदी का सविस्तार वर्णन कीजिए। अल मसूदी 10वीं शताब्दी का प्रमुख प्रतिभावान विद्वान था। इसने इसने मानव संबंधी तथ्यों पर विशेष बल दिया। इसने गैलिशिया से लेकर चीन तक एवं मेडागास्कर से लेकर रूस तक भ्रमण किया। इसके बाद है अल मसूदी के दो प्रमुख ग्रंथ हैं, सोने के चरागाह और जवाहरात की खाने, उपदेश और निरीक्षण। अल मसूदी ने तीसरी पुस्तक द गाइड एंड गजेटी ने ग्रहों एवं नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया। खगोल की से संबंधित, पृथ्वी एवं आकाशीय पिंडों का सहसंबंध। इसके बाद भौतिक भूगोल से संबंधित, नदी के कार्यों का वर्णन, महत्वपूर्ण वर्णन, पर्वतों का विस्तार। इसके बाद जलवायु से संबंधित, विश्व की 7 जलवायु खंडों में विभाजन, दिन की लंबाई के आधार पर निर्धारण। इसके बाद बसे हुए विश्व का विस्तार, पश्चिम में जिब्राल्टर से पूर्व में सिला जापान द्वीप तक तथा उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, फ्रेडरिक रेडजल, जर्मन भूगोलवेत्ता के ग्रंथों और कार्यों का उल्लेख कीजिए। सन 1869 में डार्विन की विकासवादी सिद्धांत की व्यवस्थित समालोचना प्रस्तुत की गई। उसने मध्य यूरोप की यात्रा के दौरान कई लेखों का एक संग्रह, एक प्राणीविद्या लेख संग्रह तैयार किया। ठीक है, इसके बाद फिर सन 1870 के युद्ध के पश्चात एक पत्रकार की हैसियत से दक्षिणी यूरोपीय देशों का भ्रमण किया तथा एक लेखमाला भूमध्य सागरीय तट के प्राणी वैज्ञानिक पत्र प्रस्तुत की।
मैकेंडर के भौगोलिक योगदानों के संक्षेप में बताइए। मैकेंडर ने ब्रिटेन में भूगोल का संरक्षक माना जाता है। इनकी 1887 में ऑक्सफोर्ड में रीटर के पद पर नियुक्ति हुई। यहाँ इन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर भूगोल के अध्ययन का अध्यापन किया, प्रसार किया। इन्होंने सन 1902 में एक पुस्तक ब्रिटेन एवं ब्रिटिश सागर प्रकाशित की। निबंध जो ऐतिहासिक भूगोल पर था, उनकी इनकी ख्याति को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। निबंध का शीर्षक था इतिहास का भौगोलिक धुराग्र। भविष्य में थल शक्ति निर्णायक होगी, क्योंकि अब संसार के सभी भाग इतने समीपस्थ हो गए हैं कि महाशक्तियों के बीच होने वाली लड़ाई विश्वव्यापी प्रभाव होगी। इस हृदय स्थल के बाहरी भाग में सीमावर्ती महाद्वीपीय राज्यों की एक आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी है, और उसके परे एक बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी है, जिसमें समुद्र पारी शक्तियां ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान आदि हैं। ठीक है, जो अंडरलाइन है मैं वही पढ़ रहा हूँ इसमें। इससे ज्यादा पढ़ने का कोई इसमें लाभ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। ये इंपॉर्टेंट आ गया। मैकेंडर राजनीतिक भूगोल में मैकेंडर का हृदय स्थल का सिद्धांत विशेष महत्वपूर्ण है। मैकेंडर ने अपने सिद्धांत में संक्षेप में इस प्रकार है: हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्ट लैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। मतलब जो पूर्वी यूरोप पर अपना कमांड कर लेगा, वो समझ लो हृदय स्थल पर कमांड कर लेगा, और जो हृदय स्थल पर कमांड कर लेगा, वो समझ लो वर्ल्ड विश्व द्वीप पर राज करेगा, और जो विश्व द्वीप पर राज करेगा वो समझ लो पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसका मतलब ये था, ये याद रहना चाहिए। यही अगर लिख देंगे तो किसी में भी नंबर मिलना तय है। रिटर और रेडजल की तुलना कीजिए। आप इसमें तुलना कर लेना, ठीक है, पढ़ के। रेडजल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, और रिटर ने अर्धकुंडे रिटर का दो ग्रंथ है, एंथ्रोपोजियोग्राफी और अर्धकुंडे। देखो रेडजल, यहाँ पर अंतर है, स्टार्ट। रेडजल ने मानव भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध विधि से किया था, जबकि रिटर ने प्रादेशिक विधि से किया था। रेडजल ने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के दृष्टिकोण को प्रधानता दी गई थी, जबकि रिटर के सिद्धांतों में ईश्वरीय उद्देश्यवाद को अपनाया गया था। रिटर के मतानुसार मानव तथा प्रकृति में जो प्राकृतिक संबंध था वह ईश्वरीय सृजन के अनुसार था, और रेडजल की मान्यता थी मानव अपने वातावरण की उपज था, जिसको वातावरण की प्राकृतिक शक्तियों ने ढाला, और मानव ने प्राकृतिक भागों के अनुसार अपना अनुकूलन किया था। ठीक है, इस प्रकार रेडजल ने वातावरण द्वारा नियंत्रण का प्रतिपादन किया। इसके बाद फिर हमबोल्ट एवं रिटर की तुलना करेंगे, इसके बाद आप तुलना कर लेंगे। ठीक है, पढ़ के हम फिर भी पढ़ दे रहा हूँ। हमबोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास रखता था, तथा वह कार्य कारण में संबंध में भी विश्वास रखता था। हमबोल्ट ने स्वयं लिखा है, मैंने पृथ्वी और प्राकृतिक भूदृश्यों को क्रमबद्ध करके प्रदेशों की सीमाएं निर्धारित करने में ऐसा प्रयत्न किया है कि प्रदेशों के द्वारा कारण संबंधों का स्पष्टीकरण हो जाता है। रिटर ने भी कारण संबंधों को तुलनात्मक विधि से निश्चित किया, हमबोल्ट के अनुसार। इसमें हमबोल्ट ही लिखे हैं खूब ज्यादा। और रिटर में ईश्वरीय उद्देश्यवाद के विचारों की प्रधानता मिलती है। मतलब रिटर जो है कहते हैं कि, चलो ये दूसरा वाला पढ़ ले रहा हूँ। हमबोल्ट के मतानुसार जो दूसरा वाला पॉइंट है, हमबोल्ट ने एकता और कारण तत्व के विचार रिटर के विचारों से इस प्रकार भिन्न है कि रिटर के अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थान देकर प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रिटर में ईश्वरीय उद्देश्यवाद के विचारों की प्रधानता है। देखो, हमबोल्ट क्रमबद्ध अध्ययन को प्रधानता देता था, जबकि रिटर प्रादेशिक अध्ययन को प्रधानता देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए बस। ठीक है, और इसके बाद समानता है, पूरकता है, इसको आप पढ़ लेंगे। आप पेज को रोक लेना, ठीक है, इसके बाद मतलब पॉज करके पढ़ लेना। कार्ल रिटर की भौगोलिक विचारधारा को संक्षेप में बताइए। कार्ल रिटर के बारे में ये देखिए, पूरा पढ़ लेंगे आप, क्योंकि इसमें रिटर जो है कौन से प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करते थे, तो ये याद रहना चाहिए। और अर्धकुंडे ये याद रखना चाहिए, और एंथ्रोपोजियोग्राफी ये था ग्रंथ। कुछ कुछ ऐसे याद रख लेंगे। कार्ल रिटर वातावरण और निश्चयवाद में विश्वास रखता था। ठीक है, अर्धकुंडे एरकुंडे शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल की द्वैतवाद की व्याख्या कीजिए। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल का आप अध्ययन कर लेंगे यहाँ पढ़ के आराम से। ठीक है, आपके लिए पेज अवेलेबल है, बढ़िया से रोक के इसको पढ़ लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
ये आप पढ़ लेंगे, इसमें भी अभी दिया गया है, बहुत सारी चीजें हैं तो आप पढ़ लेंगे। भूगोल के अंतर संबंधों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। रेडजल ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल में मानव एवं मानवकृत तत्वों के वातावरण से सहसंबंध के अध्ययन के विश्लेषण पर बल दिया। इस युग में डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का प्रभुत्व हो गया था। नियतिवाद, ठीक है, नियतिवाद क्या है इसके बारे में पढ़ लेंगे आप। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके बाद नियतवाद में क्या है ये भी है, पढ़ लेते हैं क्योंकि अंडरलाइन तो है ही। अंतर संबंध के विज्ञान के रूप में भूगोल का नियतवादी दृष्टिकोण यह है कि प्रकृति मानव के सभी कार्यों, रहन सहन, वेशभूषा आदि पर अपना नियंत्रण रखती है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में कुमारी सेम्पुल का विशेष योगदान रहा है। ठीक है, संभववाद, इसमें बताया गया कि किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण विभिन्न प्रकार की संभावनाएं प्रस्तुत करता है। मानव समुदाय अपनी इच्छा, आवश्यकता तथा प्राविधिक क्षमता के अनुसार भौगोलिक वातावरण का वैकल्पिक उपयोग कर सकता है। जीन ब्रून्स तथा अन्य फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है। नव निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर ने 1938 में नव निश्चयवाद के माध्यम से किया। इसे रुको और जाओ या वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहा गया है। इसमें अभिप्राय यह है कि मनुष्य एक स्वतंत्र कारक नहीं, मनुष्य किसी देश का विकास सत्वर करने, मंद करने अथवा रोकने में सक्षम है, परंतु यदि वह विद्यमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण द्वारा इंगित दिशा से विमुख नहीं होना चाहिए। वह एक बड़े नगर में ट्रैफिक नियंत्रण की तरह है जो प्रगति की गति बदल सकता है, दिशा नहीं। ठीक है, और जॉर्ज टैथम ने लिखा है, इस संकल्पना के अनुसार प्रकृति ने सिर्फ प्रोग्राम निर्धारित किया, बाकी पूरा करना मनुष्य का काम है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य बुद्धिमत्ता से काम करे तभी वह प्रकृति की योजना पूरी कर सकेगा। कोई कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण है या मूर्खतापूर्ण, इसका निर्णय मनुष्य वांछित उद्देश्य के संदर्भ में करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए पढ़ दिया। और भूगोल एक अंतरानुशासनिक विज्ञान है, व्याख्या कीजिए। करते हैं अभी। भूगोल के दो उपागम, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। इसमें अंतरानुशासनिक विज्ञान है, इसका मतलब क्या है इसको आप इसमें ढूंढ लेंगे, बाकी अभी आगे के प्रश्नों में आएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा घबराए नहीं। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता रिच्टहोफेन, ये राइटर के नाम याद रख लेना। ठीक है, भूगोलवेत्ताओं के नाम मतलब। भूगोल की विषय वस्तु तथा अध्ययन क्षेत्र को संक्षेप में बताइए। भूगोल के दो अध्ययन पक्ष पृथ्वी और मानव है। प्रकृति की समस्त घटनाएं पृथ्वी पर घटित होती हैं तथा मानव एवं जीव इससे प्रभावित होते हैं। अब देखो क्या है, भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन होता है, मनुष्य एवं उसका पर्यावरण, क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानिक संगठन है। इसके बाद है फिर भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, भूगोल का दार्शनिक क्षेत्र जैसे है भूगोल का विकास ऐतिहासिक रूप, भौगोलिक विधि तंत्र, अध्ययन एवं उपागम एवं प्रविधि। इसके बाद आते हैं भूगोल का वैज्ञानिक क्षेत्र, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भूगोल का प्रादेशिक क्षेत्र, प्राकृतिक सीमाओं का अनुरूप विभाजन, भूगोल का व्यवहारिक क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधनों का विश्लेषण। इसके बाद भूगोल का अंतरानुशासनिक अनुशासनिक क्षेत्र, तथ्यों के समाकलन पर विचार तथा भौगोलिक सामाजिक विज्ञानों से पारस्परिक संबंध। अच्छा ठीक है, इसके बारे में देख रहे हैं। भूगोल का अन्य भौतिक विज्ञानों के साथ संबंध बताइए। ये इसमें पढ़ देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। भूगोल भूपटल की घटना दृश्यों की मानव पर्यावरण संबंध के परिप्रेक्ष्य में विवेचना करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में उन उप विषयों का भी समावेश है जो दूसरे अनुशासनों का भी अंग है। फलतः भूगोल आज एक अंतरानुशासनिक विषय बन गया है। मतलब एक इस विज्ञान का संबंध दूसरे भी विज्ञान से है, इसी को अंतरानुशासनिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे जवाब मिल गया है। ठीक है, जैसे भूगोल तथा खगोल विज्ञान। अब जैसे पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी कहाँ से उत्पत्ति हुई, अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष में सौर मंडल। ठीक है, इसलिए खगोल विज्ञान भी। अब भूगोल का भू विज्ञान, जैसे भूगोल का अध्ययन कर रहे हो तो पृथ्वी की संरचनाओं का भी अध्ययन करोगे, भू विज्ञान। भूगोल का भौतिक विज्ञान मतलब वही है, जैसे भौतिक विज्ञान में जैसे पृथ्वी की गति का अध्ययन करते हैं ना भौतिक विज्ञान, भूगोल में वो सब है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति, ज्वालामुखी। भूगोल का ऋतु विज्ञान एवं जलवायु, अब ऋतु परिवर्तन का अध्ययन करोगे तब भी भूगोल का ही अध्ययन करोगे। ठीक है, जलवायु विज्ञान। भूगोल का समुद्र विज्ञान, अब समुद्र में ज्वार भाटा है, वही सब मतलब जल की शक्ति, जल बंदरगाह, ये सब अध्ययन करेंगे तो भूगोल का ही अध्ययन है इसमें। इसके बाद ब्लास के भौगोलिक योगदानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो, फ्रांस
के भूगोल का विकास का बहुत श्रेय विडाल डीला ब्लास को है। ये फ्रांसीसी हैं। एनल्स डी जियोग्राफी नामक शोध पत्रिका इनकी है। सामाजिक तथ्यों के आधार पर इन 1902। मानव भूगोल की विशिष्ट जीवन पद्धति, भूगोल के विशिष्ट लक्षण, इनके लेख हैं। यूरोप का ऐतिहासिक एवं भौगोलिक एटलस, भूगोल, फ्रांस का भूगोल, पूर्वी फ्रांस। ब्लास के सभी महत्वपूर्ण लेखों में विचारकों का प्रकाशन उनके मरणोपरांत पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में किया गया। क्या था यहाँ पे, क्या चीज थी ये? इनकी विचारधारा, इनमें 3 लेख बहुत ही चर्चित हैं, दो भौगोलिक विचारधाराओं में प्रभावकारी सिद्ध हुए थे। कौन कौन से? यही थे, सामाजिक तथ्यों के भौगोलिक आधार और बाकी जो पढ़ा था मैंने। ठीक है, उसको पढ़ लेना है आप। इसके बाद ये इसमें प्रस्तावना है, अध्याय 1 है, अध्याय 2, अध्याय 3। कोई मतलब का काम नहीं, लेकिन आप पढ़ लेंगे, आपके सामने है। सार्वभौमिक एक सूत्रता विशिष्ट जीवन पद्धति, ठीक है। और यहाँ पे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्लास क्षेत्रीय समाकलन में विश्वास रखते थे और इनके इसके लिए छोटे छोटे समान स्वरूप वाले क्षेत्रों को आधार बनाकर अध्ययन करने की आवश्यकता है। विशिष्ट जीवन पद्धति नामक लेख लिखे थे। हाँ, और इसके बाद फिर है ब्लास जो है प्रादेशिक भूगोल के समर्थक थे। बहुत सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, इसको पेज को रोक करके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमबोल्ट भौगोलिक योगदानों पर उल्लेख कीजिए। हमबोल्ट का भौगोलिक योगदानों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे सब आप पढ़ लेंगे। अध्ययन की विधियां में हमबोल्ट ने प्राकृतिक क्रियाओं के प्रेक्षण में गहरी रुचि रखता था। अध्ययन की विधियां क्या है? अनुभविक विधि, क्रमबद्ध विधि, तुलनात्मक विधि, पूरी शुद्धता की प्रत्येक प्रक्रिया में सूक्ष्मता का पालन करना, मानचित्रण विधि, ठीक है, मानचित्रण विधि याद रखना। इसके बाद फिर भौगोलिक संकल्पनाएं क्या है? हमबोल्ट की भौगोलिक संकल्पनाएं क्या क्या है, जरा देखते हैं। पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान। सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। भूगोल संबंधों का अध्ययन है। ये सब पढ़ लेना है आपको, क्योंकि समझा नहीं सकता इसको। संसारिक दृश्य घटनाओं की सक्षमता, दृश्य घटनाओं की विसंगतता। देखो ये प्रश्न था, हमबोल्ट के भौगोलिक योगदानों का उल्लेख कीजिए। तो ये है विधियां और ये है भौगोलिक संकल्पनाएं इसकी, हमबोल्ट की, ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। ये हेडिंग्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और एक है प्रकृति की एकता, प्रकृति की एकता। उसके बाद है फिर वैदिक काल में भौगोलिक ज्ञान के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें इसको भी आप पढ़ लेंगे, वैदिक काल में क्या हुआ था, ठीक है। वैदिक काल में जैसे वेद वेद का ही प्रभाव था, तो आप उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद प्राचीन भूगोल, भारतीय भूगोल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। प्राचीन भारतीय भूगोल पर इस क्षेत्र की नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। देखिए ये चीज तो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पहलगाम में यही सिंधु नदी जल समझौता में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ठीक है, सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों को जल बंद कर दिया गया था ना पाकिस्तान के, ये याद रहना चाहिए। तो प्राचीन भारतीय भूगोल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लेना है, इसमें आप पढ़ लेंगे आप, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपके सामने पेज उपलब्ध है, इसलिए आप आराम से पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये वैदिक कालीन है, इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद भौतिक एवं मानव भूगोल के द्वैत व्याख्या कीजिए, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक। पढ़ लेना जरूरी से जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पढ़ना बेकार ही है। आप इतना लिखते भी नहीं है, इतना सब मतलब लिखेंगे भी नहीं। देखो, भौतिक और मानव भूगोल का द्वैत मिथ्या है। भौतिक भूगोल में संबद्धता की कमी, भूगोल तो एक संपर्क विज्ञान। तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, बहुत सारी चीजें। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैकिंडर के भौगोलिक योगदानों को संक्षेप में लिखे।
मैकेंडर को ब्रिटेन में भूगोल का संरक्षक माना जाता था। मैकेंडर की संकल्पनाएं, इसको आप पढ़ लेंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद ये पूरा मैकेंडर का हृदय स्थल वाला थ्योरी जो पढ़ा था अभी लघुत्री में, ठीक है, उसे पढ़ लेना है आपको। बस वही याद रहे कि ये सब काम हो जाएगा, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और इसको पढ़ लेना आप, जो अंडरलाइन है इसे पढ़ के ही जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। पढ़ ही दे रहा हूँ, इसलिए मैकेंडर भूगोल को सामाजिक विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान जैसे इतिहास और भौमिकी के मध्य की खाई को पाटने वाला सेतु कहते हैं। इसी प्रसंग में उनके निबंध इतिहास की भौगोलिक धुरी को समझा जा सकता है। धुरी क्षेत्र यह तथा हृदय स्थल संकल्पना है इनकी। इस पुस्तक में मैकेंडर ने यूरेशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों को विश्व द्वीप की संज्ञा दी। हृदय स्थल, दूसरी ओर हृदय स्थल सदैव बाह्य आक्रमण से मुक्त रहा, क्योंकि समुद्री ताकत वहां पहुंचने में असमर्थ रही। इसलिए मैकेंडर ने 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात रूस और जर्मनी के बीच छोटे राज्यों को बफर स्टेट बनाने का सुझाव दिया था। अन्यथा यदि जर्मनी और रूस मिल जाए अथवा जर्मनी रूस पर अधिकार कर ले तो उसका पूरे विश्व पर शासन स्थापित होते देर नहीं लगेगी। मैकेंडर ने इसे सूत्रवत निम्न प्रकार व्यक्त किया, देखें, ये देखो आ गया हिंदी में। यही लाइन याद रहना चाहिए मैकेंडर का। जो यूरोप पर शासन करता है उसका हृदय स्थल पर अधिकार है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है उसका विश्व द्वीप पर अधिकार है, जो विश्व द्वीप पर शासन करता है उसका विश्व पर अधिकार है, ठीक है। ये याद रहना चाहिए, बाकी कुछ भी नया याद रहे मैकेंडर में चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। उसके बाद इसको रोक के आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत के वर्तमान समय में प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। सहारा के मध्य अफ्रीकी भाग को गौड़ हृदय स्थल माना, ये आप पढ़ लेंगे पूरा। नेक्स्ट पेज पे चलें। ये इंग्लिश में भी आ गया वही, ठीक है। अब आते हैं भूगोल के वैज्ञानिक विकास में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान। अभी ये सब पढ़े थे हम पीछे, तो इसको आराम से आप जो अंडरलाइन है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई वो मैं पढ़ दूंगा ताकि वो याद रह जाए सुनते। नेक्स्ट पेज पे चलते। देखो अल मसूदी जो है अपने ग्रंथों में पृथ्वी के चारों ओर 7 आसमानों की स्थिति बताई। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित की इन्होंने, ठीक है। इन्होंने मानव बस्तियों पर शीत एवं आर्द्रता के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए वक्षु जाति को साहसी एवं एकाकी प्रकृति का बताया। अलबरूनी, ये मोहम्मद गजनवी के साथ रहते तथा भारत आए। ये उज्जैन और कम्बोज गए थे। इन्होंने पाणिनि के ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया। पाणिनि का ग्रंथ कौन था? अष्टाध्यायी। 113 पुस्तकों का लेखन किया था, ठीक है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को स्थित बताया इन्होंने भी भारतीय पद्धति का सहारा लेकर दिन वर्ष माह एवं अवधि का निर्धारण किया। अल ख्वारिज्मी, इन्होंने भी पुस्तक पृथ्वी की आकृति, पर्वत स्थानों, सागरों, अक्षांश, देशांतर रेखाओं का वर्णन किया। अल ख्वारिज्मी सिंध हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इब्न खालदून, इसे अंतिम महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेत्ता माना जाता है। पुस्तक जो है मुकदमी में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का वर्णन किया था। इसके अनुसार उष्ण जलवायु के निवासी लापरवाह और सुस्त होते हैं, जबकि समशीतोष्ण जलवायु के लोग फुर्तीले और बुद्धिमान होते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही है। गर्मी में वैसे भी आलस आता है, ठंडी में सब एक्टिव होके रहते हैं, वही बात। इब्न खालदून में देखो इसकी प्रमुख रचना अलिबार थी, ठीक है। रचनाएं याद रहनी चाहिए इब्न खालदून के। और इनकी दूसरी पुस्तक मुकदमी ही थी, ठीक है। इसके बाद भूगोल के अध्ययन में मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में द्वैतवाद पर एक निबंध लिखी है। ये आप इसको आराम से पढ़ के निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि निबंध नहीं लिखना है, लॉन्ग आंसर की तरह ही लिखना है, ठीक है। लिख देंगे, आप पढ़ लेंगे, आप इसको पेज पे थोड़ी देर रोक कर पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको भी आप पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे।
चलें। देखिए, वो ओल्ड और ईस्ट के विचार में ये सब पढ़ लेंगे आप, ठीक है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल एक बार पढ़ ही देता हूँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल की द्वैधता को ठीक प्रकार से समझा नहीं जा सकता जब तक मानव भूगोल के इतिहास पर प्रकाश न डाला जाए। कार्ल रिटर और रेडचेल प्रथम विद्वान थे जिन्होंने मानव की भू आकृतियों के परिवर्तन कर्ता के रूप में माना था। विडाल डी ला ब्लास था जिसने मानव भूगोल की संप्रदाय की स्थापना की। उसने किसी प्रदेश के भौतिक पर्यावरण के तत्वों को अपेक्षाकृत सांस्कृतिक भूदृश्य को प्रमुख निर्णायक के रूप में कम महत्व दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये सब है अध्ययन। मानव भूगोल के अनुयायी का मूल दर्शन मानव और प्रकृति का आपसी संबंध है जिसमें दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। और क्या, मानव और भूगोल एक दूसरे पर निर्भर ही हैं। उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल की द्वैधता कृत्रिम और अतार्किक है। यह द्वैधता विषय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। हार्टसोन का तर्क है कि यदि भूगोल को भौतिक और मानव तथ्यों से विभाजित करें तो शेष कार्य को अतार्किक बना देंगे। इस प्रकार मानव और भूगोल में विभाजन भूगोल का आंशिक अध्ययन है। भूगोल का अध्ययन करने में क्रमबद्ध और प्रादेशिक उपागमों वर्णन कीजिए, ठीक है। वर्नार्ड वेरियस ने किया था। कौन सा? वर्नार्ड ने किया था, ठीक है। वेरेनियस ने अपनी पुस्तक को दो भागों में बांटा, सामान्य भूगोल और भौतिक विशेष भूगोल। सामान्य भूगोल में पढ़ लेंगे आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उपागम मतलब क्या? अप्रोच, मतलब कैसा दृष्टिकोण रखते हैं आप, ठीक है। अप्रोच कहते हैं मेरे आपकी अप्रोच बहुत खराब है, आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है। तो प्रादेशिक उपागम है, प्रादेशिक और क्रमबद्ध उपागम, ठीक है। किसी को शुरू से लेकर अंत तक बढ़ी स्टेप बाय स्टेप करने में अच्छा लगता है। किसी को एक चीज पकड़ लो, उससे सारे चीज का अध्ययन कर डालते हैं, वही प्रादेशिक हो गया और क्रमबद्ध हो गया। तो आप इसको मैं समझा चुका हूँ, तो आप इसको पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। आपको पेज मिल गया है, पूरा मटेरियल मिल गया, आप इसलिए अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, भौगोलिक विचारधारा के विकास में ब्लास के योगदानों का योगदान। ब्लास जो है संभववाद जन्मदाता बेटा, संभववाद थे, ठीक है, संभववाद के समर्थक थे। इन्होंने मानव भूगोल के सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। फ्रांस के भूगोल नामक ग्रंथ है। ये जो अंडरलाइन है ये पढ़ लें। पार्थिव घटनाओं में योग्यता, परिघटनाओं की परिवर्तनशील योग, भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर होने वाली सभी घटनाओं से होता है। वातावरण की शक्तियों के रूप में एवं भेदों को समझना, परिघटनाओं का वर्गीकरण एवं व्याख्या एवं वैज्ञानिक विधि को अपनाया, वातावरण में किए गए परिवर्तन को पहचानना आवश्यक है। ये टोटल जो अभी बताया, ब्लास ने भूगोल भूगोल के प्राकृतिक एवं मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए 6 प्रमुख तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित। ये 6 तथ्य थे, ठीक है। ये याद रहना चाहिए। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ब्लास के अनुसार भूगोल के अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य है घनिष्ठ संबंध, मानव और उसके परिवेश का घनिष्ठ संबंध। ब्लास क्षेत्रीय समाकलन, सार्वभौमिक एक सूत्रता, विशिष्ट जीवन पद्धति। ब्लास के शब्दों में, ब्लास प्रादेशिक भूगोल के समर्थक थे। ब्लास के शब्दों में क्या, एक ही निवास क्षेत्र एवं वातावरण कई संभावनाएं प्रस्तुत करता है। किस प्रकार की जीवन पद्धति कोई मानव समुदाय समुदाय अपनाता है वह उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है, ठीक। ये आप पढ़ लेंगे आराम से, बस मटेरियल है पूरा। चलें नेक्स्ट पेज पे। धरातल के तत्वों की एक सूत्रता, यह पढ़ लेंगे। विभिन्न साचर प्रतिरूपों में स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। भूगोल विभिन्न तत्वों एवं विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध का वर्णन। और इसके बाद विश्व के किसी अन्य देश में भूगोल के विकास में किसी एक व्यक्ति का उतना अधिक प्रभाव नहीं रहा जितना कि ब्लास का। इसलिए फ्रांस फ्रांस के भूगोल को विडाल परंपरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे आराम से। भौगोलिक संकल्पनाएं थी, ठीक है। ये सारी चीजें भौगोलिक संकल्पनाएं थी। इसके बाद भूगोल के विकास में हमबोल्ट के योगदान, ये जर्मन विद्वान थे, ठीक है। एशिया, मध्य एशिया
इनका ग्रंथ था कॉस्मॉस, हम्बोल्ट का कॉस्मॉस। विश्व 5 खंडों में बहुत विख्यात है। इन्होंने 40 ग्रंथ लिखे थे अपने जीवन काल में। इसको आप पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा पेज ब्लर है, हालांकि इसका अगर ब्लर है तो इसका पेज मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। हमबोल्ट द्वारा ये हेडिंग तो याद होना चाहिए। हमबोल्ट प्रकृति की एकता और प्राकृतिक कारणत्व में विश्वास रखता था। भू विज्ञान, ऋतु विज्ञान, जीव विज्ञान और मानवीय तथ्यों के परीक्षण किए थे। भूभाग का मानचित्र बनाया था। भौमिकी नमूने एकत्र किए थे। लोगों की सकल सूरतों और आदतों पर टिप्पणियां लिखी थी। प्रक्षेपणों की सूक्ष्मता और अभिलेखों की शुद्धता। हमबोल्ट ने अपनी यात्राओं में बहुमुखी परीक्षण किए थे। हमबोल्ट की विधि भविष्य की खोजकर्ता के लिए एक आदर्श के और प्रेरणा स्रोत थी। उदाहरण, भूतल और वायुमंडल का तापमान, वायुभार, पवनों की दिशा, अक्षांशों और देशांतरों, समुद्र से तल से ऊंचाइयों, चुंबकीय विभिन्नताओं, ये सब अध्ययन किया था। हमबोल्ट द्वारा दी गई भूगोल की संकल्पना है। पृथ्वी की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में। पृथ्वी जो है मानव का घर ही है। संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप, यूरेशिया, अमेरिका, ठीक वाला, ये सब चीजें, ठीक है। आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये सब इसी में आता है। हमबोल्ट ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम कॉस्मॉस विश्व था। पृथ्वी तल पर जिस मानव का निवास होता है और जिस पर मानव क्रियाएं करता है, उस प्रकार के भूगोल विश्व का विज्ञान है, ठीक है। इसे आप देख लेंगे। इसके बाद सामान्य भूगोल का नाम ही भौतिक भूगोल है, हमबोल्ट कह रहे हैं। इसके बाद भौतिक भूगोल का उद्देश्य जीवधारी और निर्जीव प्रकृति के बीच संबद्ध श्रृंखला का अध्ययन होता है। भूगोल संबंधों का अध्ययन है। मानव और प्रकृति के संबंधों की विवेचना और व्याख्या की जाती है। निर्जीव भूपटल में वही तत्व होते हैं जो जंतुओं और वनस्पति में। समस्त जैव और अजैव, जीवधारी और निर्जीव पारस्परिक संबंध है। जीवधारियों का भूगोल हमारे पार्थिव ग्लोब की अजैव घटनाओं के वर्णन के साथ संबंध है। सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ। भूगोल में दृश्य घटनाओं की विसमांगता, इन सब के बारे में पढ़ लेंगे आप। हेडिंग याद रहना चाहिए बस। नेक्स्ट, इस बात प्रकृति की एकता, इसके बारे में पढ़ लेंगे आप। देखो, हमबोल्ट की बहुलता में एकता। हमबोल्ट के विधि तंत्र, ज्ञान प्राप्त करने का अनुभविक विधि, क्रमबद्ध प्रणाली, तुलनात्मक प्रणाली, पूरी शुद्धता के प्रत्येक प्रक्रिया में सूक्ष्मता से पालन करना, मानचित्रों तथा डायग्राम तथा कार्टोग्राफिकल विधि द्वारा तथ्यों का प्रदर्शन करना। इसके बाद फ्रेडरिक रेडजल, ठीक है, इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी और अर्ध कुंडे इन्हीं के लिए है, ठीक है। भू आकृति का विकास हुआ, इसमें ये सब शब्द याद रहना चाहिए, बाकी पढ़ लेंगे आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको पढ़ लेना आप। फ्रेडरिक रेडजल के योगदानों की विवेचना कीजिए। चलो, आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेडजिल ने स्वयं लिखा, आई ट्रेवल्ड, आई स्केच्ड, आई डिस्क्राइब्ड, थस आई वाज लेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ठीक है। मतलब, मैंने यात्रा किया, मैंने बनाया, मैंने वर्णन किया, तब जाके मुझे पता चला कि नेचर, आई वाज लेड डिस्क्रिप्शन, मतलब तब जाके उन्होंने प्रकृति का डिस्क्रिप्शन, वर्णन किया। पृथ्वी तल का रेडजिल का योगदान, पृथ्वी पर मानव का वितरण एवं समूहन, जनसंख्या वितरण, प्रतिरूप पर प्राकृतिक वातावरण तथा मानव स्थानांतरण का प्रभाव, प्राकृतिक वातावरण का व्यक्ति तथा समाज पर प्रभाव, ठीक है। थोड़ा कट जा रहा है इधर। निवासी क्षेत्र के सीमांतों पर आदि मानव जातियां जैसे बुशमैन और एस्किमो आदि मिलते हैं। देखो, मानव के वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण के तत्वों के साथ ही मानव प्रव्रजन का भी हाथ होता है। रेडजेल के अनुसार किसी प्रव्रजन के 4 प्रमुख पक्षों का अध्ययन किया: उद्गम क्षेत्र, प्रव्रजन प्रव्रजन मार्ग और प्रव्रजन के प्रेरक क्षेत्र, गंतव्य क्षेत्र, ठीक है। ये सब चीजें हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये सब आप पढ़ लेंगे। प्रमुख भौगोलिक संकल्पनाएं रेडजेल के अनुसार: मानव प्रकृति का अंतर संबंध, सांस्कृतिक भूदृश्य, ठीक है। सांस्कृतिक भूदृश्य, खेत खलियान, अधिवास और परिवहन, ये सब पढ़ लेंगे आप। आपके सामने पेज है और पूरा पढ़ लेंगे आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद जैविक राज्य की संकल्पना रेडजेल के अनुसार बताया गया। कुमारी सैंपल बहुत आती हैं, इनके बारे में पढ़ लेंगे। कुमारी सैंपल के अनुसार उनके रेडजेल हैं,
उनके रेडजल के उर्वर मस्तिष्क में नए विचारों की इतनी इच्छा विचारों की इतनी प्रचुरता थी कि उनके पास उनकी सततता के परीक्षण का समय नहीं रहता था। वो एक के बाद एक तेजस्वी सामान्यीकरण प्रस्तुत करते जाते थे। सामान्यतः रेडजल को नियतिवाद का प्रवर्तक मान लिया जाता है। रेडजल की यहाँ पर जो अभी ये मार्क किया हूँ, कोई राज्य किसी जीव की तरह या तो बढ़ेगा या समाप्त होगा, कभी स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज तो है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में पूर्व मध्यकाल में अरब भूगोलवेत्ताओं ने भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में क्या अभिरुचि दिखाई का प्रमुख योगदान दे मतलब वर्णन कीजिए। देखो ये आप पढ़ लेना ऊपर का पैराग्राफ। इसमें अरब का साम्राज्य का विस्तार किया, परिवहन और यात्राओं को सुगम मार्ग, अंतर क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि, विभिन्न देशों पर अधिपत्य किया। अरब राज्य की भौगोलिक स्थिति भारतीय संस्कृति के अरब लोगों पर संपर्क हुआ था। भारतीय संस्कृति से अरब लोगों का संपर्क था। स्वच्छ मरुस्थलीय वातावरण था। ठीक है, इसके बाद फिर मौलिक कार्य भी थे। खगोल की गणितीय भूगोल, वर्णनात्मक भूगोल, अन्वेषण और भ्रमण भी किया था। ठीक है, पॉइंट वाला पढ़ रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, बाकी सब आप पढ़ लेंगे। देखिए ये सब इन्होंने किया था। भौगोलिक शब्दकोश और मानचित्र कला। खगोल की अल मनून, अल फरगानी, अल बतानी, पता नहीं क्या क्या कौन से, अल जरकली, अल खारजमी, ये सब पढ़ चुके हैं। मैंने जो भी बताया था ना ऊपर लघुत्तरी में, वो याद रहना चाहिए। बाकी ये सब देख लेना जो अंडरलाइन है। गणितीय भूगोल, वर्णनात्मक भूगोल, ये सब अरब भूगोलवेत्ताओं के देन है। ठीक है, ये अल खारजमी, अल बतानी, अल फरगानी, ये अरब भूगोलवेत्ता हैं। और इनकी विधि क्या थी? गणितीय भूगोल, वर्णनात्मक भूगोल। इसके बाद फिर अनुवाद कार्य भी कराया था। भौगोलिक शब्दकोश, फिर है मानचित्र कला। फिर भूगोल के विकास में कार्ल रिटर के योगदानों की विवेचना कीजिए। रिटर जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी, अर्धकुंडे, वातावरण निश्चयवाद का समर्थक, शुद्ध भूगोल की विचारधारा के विरोधी थे। ठीक है, कार्ल रिटर, इसके ऊपर में पढ़ लेना। थोड़ी ब्लर है लेकिन आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें भी रिटर का ही ये सब सब पढ़ लेंगे आप। रिटर ईश्वर सौदेशवादी विचारधारा का प्रमुख समर्थक, मतलब ईश्वरवादी था। ठीक है, प्राकृतिक प्रादेशिक अध्ययन भी किया था। रिटर ने मानव केंद्रित भूगोल को अपनाया था। रिटर ने क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत को संगठित किया था। मैं ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा हूँ पढ़ता हुआ। उद्देश्य था समस्त थल का सजीव चित्रण प्रस्तुत करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पढ़ लेना आप इसको आराम से। यहाँ पर भी आप पढ़ लेंगे। रिटर के अध्ययन एवं वर्णन विधियां, अनुभविक विधियां, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि, मानचित्रण विधि और तुलनात्मक विधि। चलिए जो इंपॉर्टेंट मैंने ब्रैकेट में किया इसको आप पढ़ लेंगे। अब आते हैं भूगोल का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है। जैसे खगोल विज्ञान भूगोल का गणित से भी भूगोल एवं गणित का संबंध है। भूगोल एवं खगोल विज्ञान का संबंध है। ये सब आप अपने आप से बना के लिख देंगे, लेकिन हेडिंग याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, भूगोल एवं भौमिकी, भूगोल एवं जलवायु विज्ञान, भूगोल एवं मृदा विज्ञान, भूगोल एवं जल विज्ञान तथा समुद्र विज्ञान। इस बाद भूगोल तथा वनस्पति विज्ञान है। ये आप पढ़ लेंगे पेज को रोक करके, बाकी आपके पास मटेरियल पूरा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो भूगोल और जंतु विज्ञान, भूगोल का मानव विज्ञान में भूगोल और मानव विज्ञान, भूगोल का एवं अर्थशास्त्र, भूगोल एवं समाजशास्त्र, भूगोल और गणित और सांख्यिकी। ठीक है, ये सब आप याद कर लेंगे। ब्रिटेन के बारे में बताया ना, मात्रात्मक और सांख्यिकी के बहुत ज्यादा जोर दिया था, वही है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। भूगोल एवं राजनीति विज्ञान, ये मानव भूगोल के साथ संबंध था। ठीक है, मानव के साथ ही अर्थ, राजनीति, यही सब आएगा। इसके बाद आते हैं भूगोल की परिभाषा दीजिए। भूगोल की परिभाषा, जी एवं ग्राफो शब्द से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, अर्थात इसमें पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। बाकी आप पढ़ लेंगे जिसको जो। तो भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी और उसके निवासियों का विज्ञान है। ठीक, ये सब पढ़ लेंगे आप। ये जो बोला है मैंने याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भूगोल की परिभाषा कई लोगों के अनुसार है। भूगोल पृथ्वी तल तथा उसके निवासियों का विज्ञान मोंक हाउस के अनुसार। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विभिन्नता के साथ
मानव निवास के रूप में अध्ययन, ये आप याद कर लेंगे बहुत सारी चीज। भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं? पृथ्वी के सौर संबंध और अथवा खगोल की भूगोल, संसाधन भूगोल, यात्रा भूगोल और मानचित्रण, ये सब भूगोल की परिभाषाएं हैं, आप पढ़ लेंगे आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो भूगोल की प्रमुख शाखाएं और उपशाखाएं क्या क्या है, ये आप पढ़ लेंगे। पर्यटन, प्रकृति अनिश्चयवाद, ये सब बहुत सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। भौतिक भूगोल में खगोलीय भूगोल रहता है, और मानव भूगोल में राजनीति और अर्थ भूगोल आता है, अर्थशास्त्र, ठीक है। और भौतिक भूगोल में देखो समुद्र जल विज्ञान, ये सब, ठीक है, आप पढ़ लेंगे इसको, इम्पोर्टेंट। ये चार्ट तो जरूर है, भूगोल की प्रमुख शाखाएं पुस्तकाएं याद रहना चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भूगोल के भौतिक पक्ष की उपशाखाएं, अब देखो जो भी सारी हेडिंग्स थी उनका वर्णन किया गया, आप पढ़ लेंगे। भूगोल के भौतिक पक्ष की उपशाखाएं, भूगणित, भूभौतिकी, खगोल की भूगोल, मिश्र भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, हिमनद विज्ञान, मृदा भूगोल, जैव भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल, पारिस्थितिकी। इसके बाद भूगोल के मानव पक्ष की उपशाखाएं, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ठीक है। इसके बाद अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। इसके बाद है सांस्कृतिक भूगोल, पढ़ लेंगे आप इसे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान के विकास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। वही वेद पुराण, ठीक है। भारत में वैदिक काल 3500 BC से ही भौगोलिक चिंतन के प्रमाण वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण, पुराण आदि ग्रंथों से मिलते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, नाल, अमरी, चंद्रवूदड़ो इत्यादि प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता का विकास ताम्र युग एवं कांस्य युग में हुआ था। इस समय नगरीय बस्तियों में निवास करने वाले भारतीयों का भौगोलिक ज्ञान केवल सिंधु देश नदियों और मैदानों तक ही सीमित नहीं था, वरन वे बहुत सारी चीजें कांसा बनाकर व्यापार करते थे। सिंधु नदी मतलब सिंधु सभ्यता, ठीक है। देखिए प्रादेशिक भूगोल, उच्चावच एवं जल प्रवाह, वनस्पति, सामाजिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में ऋग्वेद में सिंधु नदी, सिंध के मैदान का उल्लेख है, ये आप पढ़ लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो अवांछित हैं, जिनको आप पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे आप, ठीक है, जिनको आप जरूरी लगे। सामाजिक भूगोल में वैदिक काल में दो प्रजातियां प्रमुख थे, आर्य जो नदियों में के बेसिनों में रहते थे, द्रविड़ जो प्रायद्वीपीय भारत में निवास करते थे। द्रविड़ जो मतलब दक्षिण में है, ठीक है, आर्य जो उत्तर भारत। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में आता हूँ। देखो उपनिषद, उपनिषद वैदिक काल का अंतिम ग्रंथ है, जिसे वेदांत भी कहा गया है, ठीक है। भौगोलिक मान्यताएं परिष्कृत होकर वैज्ञानिक स्वरूप का आधार बनने लगे। सूर्यास्त कभी नहीं होता। महाकाव्य काल, रामायण में आर्य अनार्य विवाद समाप्त हुआ तथा सूर्यवंशी राजाओं ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा। महाकाव्य काल में पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सूर्य एवं आकाश गंगा का उल्लेख मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ लें। पुराण काल, पुराण काल पौराणिक महाद्वीप एवं महासागर। पौराणिक पर्वत कौन कौन से हैं? देखो महाद्वीप और महासागर में कौन कौन से हैं? देखो भारत है, जम्बू द्वीप कहते थे इसे। बाकी पौराणिक पर्वत जैसे निषाद, हिंदू कुश पर्वत को कहते हैं, हेमकूट को कैलाश पर्वत कहते हैं, गंधमादन, और क्या है नेक्स्ट पेज में ये देखो। पौराणिक नदियां, गंगा नदी, चक्षु नदी, सीता नदी, ब्रह्मभद्र, सोम नदी। इस वक्त प्रमुख प्रदेश हैं, केतुमाला प्रदेश है, उत्तरी प्रदेश है, कत्तू माता प्रदेश है, भद्रावर्ष है, भारतवर्ष है, ठीक है। अब भारतवर्ष में भारत को 9 खंडों में विभाजित किया गया है। इंद्रद्वीप का सेरू मठ, ताम्रवर्ण का भस्ती बांध, नागद्वीप स्वयं में गंधर्व वरुण, और नौ वाला वर्णित नहीं है, ठीक है। अब आपका सीरीज समाप्त हुआ, पहला सीरीज, प्रथम पेपर। आप इसको थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी आपको पढ़ने में, ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया, उतने में आपका कल्याण हो जाएगा एकदम भरपूर तरीके से। चलिए नेक्स्ट सीरीज के लिए सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये कुछ, चलिए आपका काम का नहीं, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, धन्यवाद।